जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके इकोनॉमी वाला पार्ट में। और आज का हमारा टॉपिक है अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। देखिए ये टॉपिक जो है अर्बनाइजेशन का टॉपिक है। और ऑलरेडी हमने इस पे ऑलरेडी एक टॉपिक कर रखा है, उस पे नोट्स बना चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉपिक होगा हमारा सप्लीमेंट, एज ए सप्लीमेंट हम लोग इसको यूज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इस टॉपिक में क्या क्या है और मैंने पुराने नोट्स में क्या क्या बनाया, उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, किस किस तरीके का अर्बन टाउन्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। नीड फॉर रिफॉर्म्स बताया गया, क्यों हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, उसका स्टेप्स, यहाँ पर भी कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है। और की चैलेंजेस, प्लानिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हम लोग अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हैं, ये है। ओके, और वे फॉरवर्ड। ठीक है, और पुराने नोट्स में चलते हैं हम लोग क्या क्या किए हुए हैं। ओके, हम लोग वाई अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्यों होता है ये हम देख चुके हैं। प्रॉब्लम्स क्या, अर्बनाइजेशन होने, अर्बनाइजेशन के कारण प्रॉब्लम क्या होता है वो देख चुके हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है वो देख चुके हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले चुकी है वो देख चुके हैं। बस इतना ही कुछ है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो वहां पर डेटा नहीं था, तो डेटा हम लोग यहाँ से यूज करेंगे उसको। ओके, और नीड फॉर रिफॉर्म्स, बेसिकली ये कॉमन पॉइंट्स है। तो जो जो वहां पर नहीं था वो चीज यहाँ पे डालेंगे, और जो जो था उसको हम लोग रिप्लेस, मतलब उसको यूज नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है अपने को। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो शुरुआत करेंगे डेटा से। ये डेटा हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। 377 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अभी 2021 या 2022 में अगर सेंसस हो जाता है तो हम लोग को उसका डेटा को यूज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं 23 में देने वाला हूँ, तो उस सेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो देखिए अर्बनाइजेशन बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन जीडीपी को 60% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जब भी जीडीपी होता है 60% जीडीपी का अर्बन अर्बन एरिया से निकलता है। ठीक है, बाकी का 40% रूरल एरियाज में आता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब एक डेटा है काफी है, मोर देन एनफ। ठीक है, डेटा ऐसे ही बहुत कम याद होता है अपने को। ठीक है, तीन तरह का अर्बन अर्बन टाउन होता है। पहला जो है स्टेचुटरी, दूसरा है सेंसस, और तीसरा आउटग्रोथ। स्टेचुटरी का मतलब हम लोग को मालूम है कि लॉ उसको स्टेबलाइज किया कि हाँ भाई लॉ बोला है कि ये टाउन है, ये एरिया टाउन एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्युनिसिपलिटीज होगा, जो भी लॉ वगैरह है अर्बन के हिसाब से जो लॉ है वहां रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेंसस टाउन होता है। यहाँ पर सारे अर्बन एरिया का जितना भी कंडीशन है कि ये अर्बन एरिया के लिए ये कंडीशन है, तो सारे ये फुलफिल करता है। लेकिन इसके पास कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, कोई लोकल बॉडीज नहीं है। ठीक है, और आउटगो बेसिकली ये अर्बन एरिया की तरह नहीं था। बेसिकली ये गांव है, मतलब होता है ना अर्बन से आगे लोग बस गए हैं, वहां पर आके नौकरी करते हैं अर्बन एरिया में, तो बेसिकली वो आउटग्रोथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ, मैं याद नहीं करूंगा बिल्कुल भी, इतना डेटा याद रहने वाला है नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। नीड फॉर रिफॉर्म्स इन प्लान अर्बन डेवलपमेंट, हम लोग को प्लानिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, रिफॉर्म क्या क्या लाना चाहिए। एक्सीलरेटेड ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और क्यों हो रहा है हम लोग ऑलरेडी डेटा में लिख चुके हैं, मतलब नोट्स में लिख चुके हैं क्यों हो रहा है अर्बनाइजेशन। तो हो रहा है, एक मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट कर सकता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम में मैंने पढ़ा था कि 1706 में कलकत्ता का पॉपुलेशन 15,000 था, और 1750 में कलकत्ता का पॉपुलेशन 1 लाख था। मैंने इसको लिख के रखा हुआ था नोट्स में, तो ये मुझे याद है। ठीक है, तो ये तो बहुत पुराना डेटा हो गया, लेकिन अगर एंशिएंट पर्सपेक्टिव से, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर लिखना चाहे आंसर, तो एक और पर्सपेक्टिव इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपर्स कहते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग डायमेंशन से आंसर आंसर करो, तो उसमें हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो ऊपर जो डेटा देखे थे हम लोग कि 60% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो लिख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि टैप अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल, क्योंकि अभी भी अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसको टैप करने की जरूरत है। ठीक है, टैप मतलब उसको हार्नेस करने की जरूरत है अच्छे तरीके से। ठीक है, फुलफिलिंग इंडियाज ग्लोबल कमिटमेंट्स, देखिए यहाँ पर एसडीजी और पेरिस क्लाइमेट लिखा हुआ है। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता होगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, उसमें से 17 के 17 आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप कहानी बना करके उसको याद कर लो। ठीक है, कहानी बना के गाना बना के जिस तरीके से याद करना है कर लो उसको। और पेरिस क्लाइमेट एक्कॉर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल उसका मतलब गूगल करो, उसका पेरिस क्लाइमेट यूपीएससी लिखो, उसका नोट्स मारो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना ग्लोबल वाला पॉइंट है, मैं इसमें क्या करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस का बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है, सबका नाम याद कर लीजिए। उसके बाद हर एक पॉइंट में, हर एक आंसर में यूनाइटेड नेशन का कोई ना कोई डिपार्टमेंट फिट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से एक ना एक डिपार्टमेंट को आप ऐड कर सकते हो, आपका एक पॉइंट ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है,
और एसडीजी तो आपको हर जगह यूज कर सकते हो कि 17 एसडीजी है, कहीं ना कहीं ये सेट होना ही है, तो 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है इससे। ठीक है। अचीविंग इंडिया नेशनल ग्रोथ टारगेट, तो मोदी जी का जो टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग 2024 तक, लेकिन मैं 2023 में देने वाला हूँ। एक साल में मोदी जी को रियलाइज हो जाए कि एक साल में तो 5 ट्रिलियन पूरा नहीं होगा, तो हो सकता है कि 2030 का वो टारगेट दे दे। तो हो सकता है कि ये डेटा मेरे लिए रिलेवेंट ना हो, आप अगर 21 में दे रहे हो, मतलब 21 में दे रहे हो या फिर 22 में दे रहे हो सकता है तो आपके लिए रिलेवेंट हो जाए। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर हर हमेशा नया नया आते रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको डेटा को यहाँ पर डाला नहीं, क्योंकि नया नया आते रहता है, न्यूज में आते रहता है, तो जब एग्जाम दूंगा तब लिखूंगा। तो एक पर्सपेक्टिव है, एक जनरल पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम लोग को अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। बेसिकली सारे पॉइंट्स है ना, प्लानिंग हम लोग को क्यों करना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए। तो प्लानिंग हम लोग को हर सेक्टर में करना होता है, बीट एनी सेक्टर, बीट गवर्नेंस, बीट एडमिनिस्ट्रेशन, बीट डिफेंस, बीट सब कुछ, बेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो ये जो सारे पॉइंट है ना, ये बहुत सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स है, आप सारे यूज कर सकते हो किसी भी आंसर में जहां पर प्लानिंग के बारे में पूछा हो। ओके। इंश्योरिंग मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस, ठीक है, जिस तरीके से हम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन और नेशनल मिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगर स्मार्ट सिटी मिशन आपको पूरा करना है तो आपको कुछ ना कुछ इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो भी आपका ट्रैफिक है उसको ऑटोमेटेड करना पड़ेगा, एआई का यूज करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग सेक्टर का यहाँ पर कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है इंडिया में। महाराष्ट्र बहुत डेवलप्ड है, बिहार बहुत कम डेवलप्ड है। तो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जो है वहां पर अर्बनाइजेशन 40% है और बिहार में अर्बनाइजेशन 31% है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है, इसलिए हम लोग को बिहार में अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि वहां पर अर्बनाइजेशन हो और वहां पर जीडीपी ग्रो करे। ओके। मल्टी डायमेंशनल इशू इमैनेटिंग फ्रॉम अनप्लान्ड डेवलपमेंट, तो ये सारे जो है ना प्रॉब्लम से, कॉमन प्रॉब्लम से जो अर्बनाइजेशन के कारण हो रहा है। ठीक है। ओके। यहाँ पर कुछ दिया हुआ था। ओके। इंटरनेशनल मेजर फॉर प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट, तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। गोल 11 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप उसको यूज कर सकते हो। जो हम लोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज है ना, वो वाला गोल 11 है। ठीक है। और यूएन हैबिटेट यहाँ पर दिया गया है। यूएन हैबिटेट, देखिए मैंने बताया कि यूएन कोई ना कोई एक चीज निकालता है, कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट होता है जो आपका उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, उसको आप याद करो, उसको वहां चिपकाओ। ठीक है। तो इन्होंने एक गाइडलाइन दिया था, गाइडलाइंस ऑन अर्बन टेरिटोरियल प्लानिंग। ठीक है, अगर बस आपको डिपार्टमेंट्स का नाम भी याद है ना, तो आप उसको आंसर में लिख सकते हो कि यूएन ने एक फ्रेमवर्क दिया है, गाइडलाइन दिया है, उसको इंडिया को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो गाइडलाइन दिया है तो मतलब डिपार्टमेंट है तो कोई ना कोई गाइडलाइन दिया होगा, और गाइडलाइन दिया होगा तो इंडिया को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली मतलब क्या है, तो इसको ना ही कोई गलत कर सकता है, एकदम अच्छा पॉइंट है ये। ओके। ठीक है, इंटरनेशनल में दो एक पॉइंट मिल गया, बहुत है, आपको 4-5 पॉइंट इंटरनेशनल में नहीं डालने होते। ओके। ओके। और देखिए यहाँ पर 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हम लोग देखते हैं, मतलब बहुत ही फेमस है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। ये हम लोग का जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए लाया गया था। ठीक है। ओके। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016, ये जो पॉइंट है, ये मैंने ऑलरेडी टूरिज्म वाला जो टॉपिक किया था उसमें मैंने किया था, मैंने उसका लिंक नीचे डाल देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट एक बिल्डिंग बनाने का तरीका लागू करती है। ठीक है, एरिया बेसिस की, इस एरिया में इस तरीके से बिल्डिंग बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि वहां अर्थक्वेक आता है तो गवर्नमेंट उसको बताए कि भाई इस तरीके से बनाओ वरना तुम्हारा बिल्डिंग गिर जाएगा, क्योंकि उसका बिल्डिंग गिरेगा तो बाकी सब लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए बिल्डिंग। ठीक है, तो उसने एक फ्रेमवर्क डाला कि इस तरीके से बनाइए। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है हम लोग को कंपटीशन को प्रमोट करती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अगर कंपटीशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो स्टेट्स एक दूसरे से compete करेंगे अच्छा अच्छा बेहतर लिविंग इंडेक्स में अपना रैंक पाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट कंपटीशन का यूज कर सकती है पूरा ऑल इंडिया में, अक्रॉस दी नेशन अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी डेवलपमेंट करने के लिए यूज कर सकती है, मतलब कंपटीशन को बेसिकली यूज कर सकती है। तो आप जो कंपटीशन वाला टॉपिक है ना, पॉइंट है, इसको आप हर आंसर में यूज कर सकते हो, ये भी कॉमन पॉइंट है। ठीक है, मैं कॉमन पॉइंट का ऑलरेडी हमने मतलब कि मान लीजिए कि यूपीएससी मान लीजिए कि 200 टॉपिक है, मैं कॉमन पॉइंट्स का करीब करीब 30-40 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, और अभी मेरे पास 2 साल है। 2 साल में मुझे लगता है कि मतलब 150 टॉपिक्स में 180 टॉपिक्स में का कॉमन पॉइंट्स में लिख के रख लूंगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा मुझे। कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, मैं कुछ ना कुछ तो उस आंसर में लिख के आऊंगा। ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन
परफॉर्मेंस बेस्ड चैलेंज फंड, ये भी एक कॉमन पॉइंट है। मैंने 13 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के बारे में रिकमेंडेशन दिया था कि किस तरीके से उसको फाइनेंस देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 1.5% जो है, मतलब मान लीजिए कि पिछले साल 100 रुपए देते, तो इस साल 100 प्लस 1.5 मतलब 101.5 रुपया उसको देंगे, ठीक है। प्लस 5,000 करोड़ हम एलोकेट करते हैं, मतलब मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं याद है, तो लेकिन आप ऐसे कर सकते हो कि मैं इतना रुपया एलोकेट करता हूँ, और जो इसमें से टॉप 10 में करेगा, टॉप 10 में रैंकिंग लाएगा, उसको हम इतना इतना रुपया करके देंगे, ठीक है। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड उन लोगों को पैसा देंगे, ठीक है। तो वो जो परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा है ना, वो आप हर पॉइंट, हर एग्जाम, हर मतलब सारे जितना जहां पर सेट हो सकता है वहां पर यूज कर सकते हो। ओके ओके की चैलेंजेस टू अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अब चैलेंज क्या है, प्लानिंग का चैलेंज क्या है? ओके हम लोग ऊपर देखें प्लानिंग क्यों चाहिए, प्लानिंग करना जरूरी क्यों है। अब हम लोग देखें प्लानिंग करने में चैलेंज क्या है। ओके मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, बहुत सारे अथॉरिटीज है, ठीक है। मतलब हम लोग जानते हैं ना यूपीएससी का जो मतलब डीएम जो होते हैं, उसके बॉस बहुत सारे होते हैं। एमपी भी आपको ऑर्डर देंगे, एमएलए भी आपको ऑर्डर देंगे, आपके जो सीनियर हो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर लोग देते हैं ऑर्डर। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है। लोकल गवर्नमेंट को अच्छे से पावर नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास सारा पावर रखी हुई है अभी तक, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और यहाँ तक देखिए एक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल याद रखिए जो अर्बन लोकल बॉडीज है, ठीक है, उसको उसको सारा पावर नहीं दी गई है, लेकिन जो भी मेट्रोपॉलिटन का काम है या फिर मेट्रो का काम है, ठीक है, या फिर कुछ और काम है अर्बन एरिया में, उसको एक पर्टिकुलर बॉडी बना करके उसका काम करवाती है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर में वो काम नहीं दिया गया है, वो जो बॉडी है वो डायरेक्टली सेंट्रल मतलब स्टेट को रिपोर्ट करती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती है। तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग में लोकल एरिया के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ओके देखिए फंक्शनल इश्यू में कुछ खास दिया हुआ नहीं था, तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। अब देखिए अगला पॉइंट है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अर्बन एरियाज। तो देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेटा डाला हुआ है, ठीक है, इसलिए याद करना काफी जरूरी है। तो इसमें बताया है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे पास 8,000 टाउन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4,000 टाउन को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्न करते हैं, मतलब वहां पर म्युनिसिपैलिटी वगैरह है, बाकी 4,000 को नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ओके तो रिकॉग्नाइज करना काफी जरूरी है। ओके देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो 4,000 टाउन थे हमारे, जो 4,000 टाउन थे जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज किए थे, उसमें से 52% ऐसे टाउन है जिसके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, ठीक है। मतलब करीब करीब 2,000 अर्बन एरिया के पास प्लान है, मास्टर प्लान है, बाकी 2,000 के पास नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉमन पॉइंट्स दिया हुआ है। टेक्निकली अनक्वालिफाइड प्लानर्स, ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग वाला पॉइंट करते हैं, तो वहां पर इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है। लॉ ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो पीपीपी एक कॉमन पॉइंट है, हम लोग उसको यूज करते हैं हर जगह। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, ये दोनों एक ही चीज, ठीक है। और लिमिटेड अवेयरनेस, हम लोग भी यूज करते हैं इसको हर जगह, ठीक है। अब देखिए वे फॉरवर्ड ऑलरेडी हम लोग मतलब मैंने जो नोट्स है उसमें वे फॉरवर्ड नहीं डाला था, तो मैं यहाँ से वे फॉरवर्ड बहुत सारा लिख के डाल दूंगा। इसमें मैंने ऑलरेडी 8 वे फॉरवर्ड को हाईलाइट किया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 500 हेल्थी सिटीज प्रोग्राम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ठीक है। मतलब बेसिकली एक स्कीम लाया गया था। देखिए वे फॉरवर्ड में एक स्कीम डालना बहुत जरूरी है, वे फॉरवर्ड में या फिर कंक्लूजन में एक स्कीम डालना बहुत जरूरी है। आप सारे स्कीम को गवर्नमेंट इनिशिएटिव में मत डाल देना, किसी की कोई एक स्कीम ढूंढ के रखना, उसको कंक्लूजन में डाल देना, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो, या फिर आपको कोई और याद होगा ऊपर बहुत सारे लिखे थे, अमरूद लिखे थे, स्मार्ट सिटी मिशन लिखे थे, ठीक है, बहुत सारे लिखे थे, आपको भी डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस अथॉरिटीज। देखिए वे फॉरवर्ड बहुत ही कॉमन चीज है, ऑलरेडी मेरे पास 5-6 पॉइंट गवर्नेंस का है, गवर्नेंस के सारे पॉइंट इसमें शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये या तो ठीक है तो गवर्नेंस का सारा पॉइंट इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। क्लियर डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, जो भी अथॉरिटीज है, लोकल एरिया गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, जो भी अलग अलग अथॉरिटीज है, मेयर है, सबका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या काम करे नहीं काम करे सही से काम हो, ठीक है। एक्सटेंसिव एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हर जगह डाल सकते हो, गवर्नेंस का कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है। सैंक्शन एडिशनल टाउन प्लानर्स पोस्ट एज लेटरल एंट्री पोजीशन, ये मैंने पॉइंट नहीं लिखा था और ये मुझे नया पॉइंट मिला है गवर्नेंस में, कि हम लोग को लेटरल एंट्री पोजीशन को स्टार्ट करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी वाले लेवल में लेटरल एंट्री हो रही है, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग को लोकल एरिया में भी लेटरल एंट्री का प्रोविजंस लाना चाहिए, ठीक है।
ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिटी लेवल इलेक्टेड ऑफिशियल्स। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि जो लोकल एरिया के जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, मतलब इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। उनको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, हम लोग का जो एमपी है, एमएलए है, उनको भी बहुत कुछ मालूम नहीं होता। ठीक है, तो उनको भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना चाहिए कि आप अगर अभी जीत गए, आपको ये 1 महीना का या 2 महीने का जो भी ट्रेनिंग है, आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो। मतलब बेसिकली एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रखना चाहिए कि आप 2 महीना कोर्स करोगे, आप पास हो गए, तभी आपको एमएलए का सीट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो दोबारा इलेक्शन करवाएंगे हम। नहीं तो ऐसा कि टॉप 3 जो कैंडिडेट है, उसका आपसे टेस्ट ले लीजिए, उसमें से जो पास करेगा उसी को देंगे सीट। तो इस तरीके से कुछ ला दिया जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। जो भी हम लोग का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो लोग पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे सीखेंगे तो कुछ अच्छा काम करेंगे। ओके। ओके, स्टेबलाइज अ डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग इन ईच सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये कॉमन पॉइंट है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एकेडमिक और गवर्नेंस को किस तरीके से हम लोग को लिंक करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग फ्लाइज का एक पॉइंट कर रहे थे, मतलब एक टॉपिक कर रहे थे, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। तो फ्लाइज का टॉपिक जो हम लोग देखे थे, उसमें बताया गया था कि फ्लाइज का टेक्नोलॉजी को अच्छे से हार्नेस करने के लिए, क्योंकि अच्छे से डेवलप नहीं है, हम लोग को एज ए सब्जेक्ट इसको यूनिवर्सिटीज में स्टेबलाइज करना चाहिए। ठीक है, ताकि वहां पर जो रिसर्च स्कॉलर्स है, प्रोफेसर्स है, ठीक है, पीएचडी जो होल्डर्स है, वो लोग उस पर रिसर्च करें, कुछ नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर के आए, और उसको हम लोग अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट करें और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें फ्लैश को। ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल प्लानर्स, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है कि जो भी प्लानर्स है, जो कि लोकल एरिया में आप प्लानर्स को हायर कर रहे हो, लोकल एरिया में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो उनका एक पोर्टल होना चाहिए जहां पर इन सबको आप रजिस्टर कर सको। ठीक है, ताकि उनका भी एक मतलब दिखे कि हाँ भाई हम प्लानिंग किए हैं। ठीक है, और पूरा ऑल इंडिया में दिखे, ताकि उनको बाद में कहीं नौकरी लेना पड़े तो ले सके। इसको आप लिंक कर सकते हो वहां पर। एक हम लोग एकेडमिक बैंक देखे थे, जब हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रहे थे, हम लोग एकेडमिक बैंक देखे थे, तो हम लोग उसका एक पॉइंट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आजकल ना मुझे मजा मजा आ रहा है, आंसर आंसर राइटिंग करने में अब बहुत मजा आ रहा है। पहले मजा नहीं आता था, पहले इधर उधर से देख देख के लिखा था, लेकिन अब मुझे पॉइंट्स एकदम सटासट मिलता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, अ, देखिए अगला टॉपिक जो है एग्रीकल्चरल इनडेप्थनेस इन इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर का बहुत टॉपिक आता है, 5-7 टॉपिक आ चुका है, मुझे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मालूम है। ठीक है, अभी इस मैगजीन में शायद 2-3 और एग्रीकल्चर टॉपिक है, तो और भी मजा आने वाला है। ठीक है, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।